एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में हमारी मैथ की क्लास। चलिए देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी जो आरआरबी ग्रुप टी और जो हमारा एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के पेपर सेट मैं करवा रहा हूँ आपसे। और ये हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक कि पेपर एग्जाम क्लियर ना हो जाए, एग्जाम खत्म ना हो जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बेलन के आधार की त्रिज्या आ रहा है, मतलब एक बेलन है उसके आधार की त्रिज्या आ रहा है और ऊंचाई h है। उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ऊंचाई वाले त्रिज्या के बेलन की त्रिज्या क्या होगी, मतलब उतनी ही ऊंचाई, ऊंचाई बराबर है त्रिज्या लेकिन अलग है। तो पहला जो बेलन उसके आधार त्रिज्या क्या है, पहले वाले की त्रिज्या क्या है r और ऊंचाई क्या है h। ऊंचाई क्या है h। जो पहले वाले बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, वहीं उससे दुगने आयतन वाले ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी भी ऊंचाई h है दूसरे वाले बेलन की। और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या से दिए दुगनी मतलब अलग होगा इसकी त्रिज्या, ऊंचाई मतलब सेम है, त्रिज्या क्या है अलग अलग है। तो इसकी मान लीजिए इस कैपिटल R है। अब क्या कह रहा है, मतलब दोनों के ये दुगने आयतन वाला बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। ये एक का आयतन हो गया और दूसरे का आयतन क्या है पाई r स्क्वायर h, क्योंकि त्रिज्या जो है दोनों की अलग अलग है और ऊंचाई बराबर है। तो अब क्या कहेगा दुगने आयतन का, मतलब ये वाला है जो दुगना आयतन का है, तो इसको दुगना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी दुगना है और बराबर नहीं है। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो दोनों के आयतन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। पाई से पाई कट गया, h से h कट गया और जो है हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, ये अब r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर और ये 2 बचा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो r बराबर r बचेगा और ये √2 बचेगा। तो क्या बचेगा √2 r बराबर r, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे √2 बच जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये r कैपिटल R हमें ज्ञात करना है। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √2r कौन सा ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई x√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए एक घन है हमारा, इसके विकर्ण की लंबाई हमें दी है 8√3, तो मान लीजिए ये घन की लंबाई कितनी है x सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं। तो जो घन होता है हमारा पासा होता है, सभी दिशाएं इसकी बराबर होती है, तो जो इसका विकर्ण हमने इसको x माना है, अगर हम इसके हिसाब से अपने हिसाब से विकर्ण निकालें, हमारे हिसाब से विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है हमारा √3x√3। तो x√3 हमारा विकर्ण की लंबाई हो गई और इनके विकर्ण की लंबाई कितना दी है 8√3, तो इसको और इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास x√3 बराबर 8√3। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि जो घन होता है उसकी सभी भुजा बराबर होती है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी और ये भी, मतलब 6 भुजाएं होती हैं पासे में, तो पासे के सभी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। तो ये विकर्ण हमको लंबाई दी थी x√3, तो हमारे हिसाब हमने इसको x माना क्योंकि ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस हमारे हिसाब से क्या है इसका विकर्ण की लंबाई x√3। विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है x√3, तो हमने अपने विकर्ण को और इनके विकर्ण को बराबर कर दिया, तो यहाँ पे √3 कट जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमको। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है 6x²। ये घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है, मतलब फार्मूला होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 8, तो x गुणे 6 गुणे 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 6 गुणे 64, तो कितना हो जाएगा 6 ×
36 और 6 चौको 24, मतलब 384। 384 हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर लाभ 25% है, तो छूट 10% हो तो लाभ कितना होगा? तो किसी वस्तु के लिए 25%, मान लीजिए माल प्राइस जो हमारा अंकित मूल्य है उसको x मान लेते हैं हम लोग। अंकित मूल्य को कितना मान लेते हैं? x। और जो हमारा CP है, क्रय मूल्य जो है हमारा, उसको मान लेते हैं 100 रुपए। क्रय मूल्य 100, तो 25% की छूट देगा। तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे हमेशा छूट दी जाती है। तो x पर हमको 25% की छूट मिल गई, तो हमारे पास बचा कितना? 75%। तो 75/100 बराबर लाभ कितने का होता है? 125%। मतलब छूट हमने अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे दी, तो हमारे पास 75% कुल मिला, और जो लाभ के बराबर होगा, मतलब लाभ कितना है? 25%। तो 25% लाभ हो रहा, तो 100 हमारा क्रय मूल्य है, तो लाभ 25% होगा तो कितना हो जाएगा? 125 बटे, तो 25 या 75, 25 पंचे 125। अब यहाँ क्या बचा? 100 को इधर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले जाएंगे, तो अंकित मूल्य हमारा कितना आ जाएगा? 500/3, ये हमारा अंकित मूल्य आ गया। अब क्या कहेगा? यदि छूट 10% हो तो लाभ कितना होगा? ये अंकित मूल्य है, इस पे छूट हमारी 10% कर दे, तो 10% अगर हम छूट दे देंगे अंकित मूल्य पर, तो हमें कितना मिलेगा? 90/100। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 3 तिरिका 9, और 5 3 15, मतलब 150। हमें कितना मिला? 150। क्रय मूल्य क्या था हमारा? 100 रुपए। मिला कितना? 150। कितने का फायदा हुआ हमें? 50% का, मतलब 50% का टोटल हमें लाभ हुआ है 10% की छूट के बाद। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की, मतलब त्रिभुज की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और जो हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, मतलब लंबाई की, हमने मान लिया लंबाई क्या है हमारी? x मीटर हमारी लंबाई है। x मीटर मान ले या फिर x मान लेते, केवल x हमारी लंबाई है। तो यहाँ पे जो परिमाप होगा तो 3x होगा, और जो उसका क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू x स्क्वायर, और इसका √3 गुना हमारा क्या है? उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। जो परिमाप है उस क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो परिमाप √3 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए इससे √3 से इसका गुणा कर देते हैं। तो √3 से हमने इसमें गुणा कर दिया, तो ये बराबर हो गई वैल्यू, क्योंकि जो परिमाप है हमारा उसका संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना था। तो परिमाप का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का √3 गुना था, तो हमने क्षेत्रफल को √3 दे दिया। तो √3 देने के बाद दोनों का जो मान है बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसमें ये √3 से ये 3 कट गया हमारा, और जो हमारा x है, एक x कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा? 4। तो x बराबर 4 को इधर ले आएंगे, x बराबर 4 यूनिट या इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? पहले हमने माना कि जो उसकी भुजा है वो x सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है। उसके बाद दिया हमें समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। मतलब जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3x होता है, मतलब समबाहु जो त्रिभुज होता है वो समान, सभी भुजाएं समान है। तो एक x ये, एक x ये, एक x ये, तो ये 3x, मतलब जो परिमाप है 3x के बराबर हो गया। और क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है? x स्क्वायर। और क्या दिया इसमें? समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का √3, मतलब परिमाप जो है क्षेत्रफल का √3 गुना। तो अगर हम क्षेत्रफल को √3 गुना कर दें तो जो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? तो ये दोनों बराबर हो गए। उसके बाद हम लोग ने √3 से 3 को काट दिया, और x
एक एक्स कट गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बची, 4 यूनिट। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है हमारे पास साइन 11 पाई बाई 6। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2x माइनस x बटे 6। तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 11, मतलब यहाँ पाई है तो पाई हो जाएगा हमारा, पाई और ये पाई, तो ये पाई बाई 6। इसको हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 12 में से 11, 11, 11 बटे 6 बच जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ने इसमें कन्वर्ट कर दिया, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 अंश, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 360, 180 गुणे 2, 360 डिग्री माइनस पाई बाई 6। तो हमारा एक फार्मूला होता है, साइन 360 माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है, माइनस 360 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन माइनस का साइन थीटा पाई बाई 6, ये हमारा पाई बाई 6 ये आ गया। अब इसमें पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180 हम लोग यहाँ रख देते हैं, साइन 180 बाई 6, तो 6 3 18, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/2, तो माइनस है, तो माइनस का 1/2 आंसर हमारा हो जाएगा, माइनस का। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं, उसे 47 अंक मिले और वह 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो हमें पूछ रहा है अधिकतम अंक, तो 25% अंक प्राप्त करने है पास होने के लिए, मतलब टोटल 25% अंक चाहिए हमें पास होना है। तो किसने मिले उस छात्र को, इंजीनियरिंग को 47 अंक, और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, 43 अंक। अगर हम इसको 43 अंक ये दे देंगे तो 25% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पास होने के लिए 25% अंक हासिल करने थे, लेकिन हमने 47 अंक प्राप्त किया और 43 अंक कम पड़ गए, तो हम लोग इसको 43 अंक दे देते हैं, तो ये 25% के बराबर हो जाएगा। तो 25% बराबर 90 हो गया। तो हमें चाहिए 100%, मतलब अधिकतम अंक कितने का होता है, 100%। कभी भी कोई अगर बताएगा नंबर, तो हमारे बताएगा कि हमारे इतने परसेंट आए, 95 96 या 85 84, तो अधिकतम परसेंट कितना होता है, 100%। तो ये 25% हमारे पास, तो 25% की वैल्यू 90 है हमारे पास। तो अगर 25 में हम लोग 4 का गुणा कर दें तो 100% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 25 चौको 100% की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, 9 चौको 36, मतलब 360 नंबर उसको अधिकतम, मतलब अधिकतम अंक कितने का है, 360 का है, तो 360 थर्ड वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि रूट 15 बराबर 3.88 हो तो रूट 5/3 का मान हमें चाहिए। तो हमको क्या मान चाहिए, 5/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 बनाना, हमें रूट 15 लाना, तो इस पे हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 3 से 3 तो कट ही जाता है। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, रूट 15 बटे रूट 9, तो यहाँ पे रूट 15 बटे 3, तो हमें रूट 15 की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 3.88 बटे 3, और इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3.88, तो दशमलव को भूल जाइए, पहले आप दशमलव को हम लोग भूल जाते हैं, तो 3 एकम 3 कट गया, बचा कि क्या, 8 बचा, तो 3 दूनी 6, तो अब बचेगा हमारे पास 2 बचा, और पीछे क्या, 8, 3 9 27, 27 बचा कितना, 1, 27 से 3 9 27, ये 28 है, 27 बचा 1 है, तब 1 की जगह हम लोग 0 लगा देंगे आपको, तो 3 3 9, फिर 1 बचा, ऐसे ही 1 1
एक बचता रहेगा। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर अगर बार लगा दे, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसके ऊपर हम लोग बार लगाते, क्योंकि 3 3 का 9, फिर 1 बचा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 3 3 का 9, फिर 1 बचेगा, ऐसे ऐसे एक सीरीज चलती चली आएगी। तो हम लोग कोई भी रिपीटिंग सीरीज जब आती है तब हम लोग अगर उसको आगे ना रिपीट करना चाहें तो उसके ऊपर बार लगा के छोड़ देते हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा वो रिपीट सीरीज हो रही है। तो हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया 12। तो अब क्या आएगा, हमारा आंसर क्या है, 1 पॉइंट, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट था तो पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा। तो 1.293 के ऊपर बार, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्या किया इसमें हमने, हमें √15 की वैल्यू दी थी, तो हमें √15 की वैल्यू कितनी दी थी, 3.88, और हमें ज्ञात क्या करना था, √5/3 का मान हमें चाहिए था। तो हमने 5/3 को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √15/√9 आ गया हमारे पास। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, और √15 की वैल्यू हमको दी है तो हमने ये उतार ली। उसके बाद इसको हम लोग ने डिवाइड कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा और 8 बचा, 3 9 27, उसके बाद 1 बचा, फिर हमने 0 उतारा, 3 3 का 9, क्योंकि 3 बार बार आ रहा था तो हम लोग ने इसके ऊपर बार लगा दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1.293 के ऊपर बार। ये ऑप्शन नंबर बी, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, cos 72 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री। तो इसमें एक वैल्यू को आप चेंज कर लीजिए, एक वैल्यू को क्या करेंगे, एक वैल्यू को पकड़ के उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे साइन को उठा ले चाहे कॉस को उठा ले। तो हम लोग साइन को ले लेते हैं, कॉस को छोड़ देते हैं। cos 72 डिग्री माइनस साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री, ये लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि अगर 90 में से 72 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा कितना, साइन 18 ही आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा माइनस का कॉस थीटा। 90 में कोई वैल्यू होगी तो वो चेंज होती है, तो साइन 90 में चेंज क्या होगा, कॉस में चेंज होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 72, और तो साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन मतलब 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से भी कोई छोटी वैल्यू होगी तो हमेशा वो प्लस में होती है। तो कोई साइन का कोई लोचा नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 72 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ प्लस cos 72 माइनस cos 72, तो ये कट के क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। इस में ऑप्शन में दिया हमारा पहला ऑप्शन 0 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, एक आदमी की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात क्या है, 4/4:1। मतलब आदमी की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात क्या है, 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल क्या है, 196 दिया है। तो 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, तो हम ये अनुपात दिया है 4:1, तो गुणनफल क्या है, 196। तो इनका ये इसका गुणा कर लिया हम लोग, तो मान लीजिए 4x है, ये x है, मतलब x, तो इसका गुणा करने पर क्या आएगा हमारे पास, 4x² बराबर, इनका हमने गुणा कर लिया, जो इनकी आयु का अनुपात था उसका गुणा करने के बाद हमारे पास 4x² आता है। तो 4x² बराबर 196 के हो जाएगा। तो 4 से काट देंगे, 4 चौको 16, 4 9 36, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 7, क्योंकि रूट करेंगे तो ये हमारे पास 7 का होता है। तो 7x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। और अगर हम आदमी की आयु निकालेंगे तो 7 चौको 28 वर्ष आएगी, और जो बच्चे की उम्र आएगी 7 वर्ष, मतलब उसके पुत्र की आयु 7 वर्ष। आदमी 28 साल का और पुत्र कितने, 7 साल का। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु बढ़ पा, अभी कितने साल के, 28 और 7, तो 5 वर्ष बाद ये कितने हो जाएगा, 28 5 कितना होता है, 33, और ये कितना होता है, 7 5 12, 33 √12 आ गया। तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से क्या काटेंगे तो 11 आएगा, और इसको 3 से काटेंगे तो आएगा 4, तो 11√4, ये 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आया। तो ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमें क्या दिया था, पहले एक बार और देख लेते हैं इसको। आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से
4:1 है, तो 4:1 उसकी आयु का अनुपात है। तो मान लीजिए आदमी 4x वर्ष का है, हम इसको 4 इंटू 1 गुणा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अनुपात होता है वो समान नहीं था, क्योंकि उसमें एक वैल्यू समान नहीं थी। तो x इसलिए हमने इसको माना है 4x और इसको x। तो जो उनका गुणनफल हो जाएगा हमारे हिसाब से 4x², और क्वेश्चन में दिया 196, तो 196 हो गया। इसको काटने के बाद x की वैल्यू हमारे पास 7 आई, तो 7 हमने यहाँ रखा, तो 7 चौको 28 का आदमी हो जाएगा, उसका पुत्र हो जाएगा 7। 3 से काट देंगे, 3 से 11 आ जाएगा, और ये 3 से आ जाएगा 4, तो 11:4, ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। अगला है √3⁵ गुणे 9⁵2 बराबर 3⁵x इंटू 3√3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3⁵5/2। अगर हम रूट हटा देंगे तो 1/2 आ जाता है अपने आप में। मान लीजिए अगर √2 दिया है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे, तो 2/1/√2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो वही हमने किया, √3 था तो √3 को हमने 3/1/2 लिखा, तो 5 हमारे पास पहले था, तो 5/1/2 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3⁵2/2, ये हमारे पास 3 की पावर को हम लोग ऐसे लिख दें। उसके बाद 3x मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर 3 दिया है तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई अगर पावर में ना हो तो उसका हमेशा पावर 1 होता है। और √3 को क्या लिख सकते हैं? 3⁵1/2, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? 3⁵5/2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारे पास 3⁵4, और 3⁵x गुणे 3⁵1 गुणे 3⁵1/2, ये हमारा हो गया। अब जब हमारे पास आधार इसके बराबर हैं तो हम इनकी जो पावर, ये इसको और ये बराबर कर लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? 5/2 + 4, 5/2 + 4, क्योंकि जो आधार इसको हमने हटा दिया, तो आधार हटाने के बाद यहाँ पर 5/2 है और ये 4 है, तो 5, क्योंकि गुणा करने पर घातें जो है जुड़ती है, तो ये जुड़ गई है। 5/2 + 4 कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 1 + 1/2, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ 3⁵1 है, और यहाँ 1/2। अब इसको हल करेंगे, हल करते हैं। 4, इसको 1 को इधर ले आते हैं, और जो 1/2 है 1/2 को भी इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 5/2 - 1/2, इसको हम लोग इधर ले आए तो 1/2 हो गया, और 4, ये प्लस का 4 है, और माइनस का ये इधर कर दिया तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या होगा? और यहाँ पर x, ये x के बराबर में आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 5 - 1, 2 5/2 5 - 1, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 5 - 1, ये आएगा। उसके बाद ये 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3 बचा, प्लस का 3 ये बचा। यहाँ पे क्या बचा? 4/2, 4/2 + 3, तो 4/2 है, इसको काट देंगे तो 2 से 2 बार कट गया, तो 3 2 5, 5 हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसको हम लोग ने क्या किया, पहले एक बार और बता देते हैं। ये √3 था, तो इसको हम लोग 1/2 के फॉर्म में, जैसे √2 होगा तो 2 1/√2, अगर √5 के रूट होगा तो 5/1/5 की पावर 1/2 हो जाएगा। वैसे कोई किसी का भी रूट होगा तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने उसको ऐसे लिख लिया, क्योंकि हमें पावर जो उनकी बेस जो था बराबर करना था, तो अब हमने बेस बराबर करने के लिए ऐसा किया। और ये 9 था, 9 की पावर 2 था, तो 3 की पावर 2 और पावर 2, तो 3 की पावर ये गुणा करने पर 4 हो गया। और 3x गुणे किसी की पावर अगर कुछ नहीं होता तो वो हमेशा एक पावर लेके चलता है, तो एक पावर इसका हो गया, गुणे 3 की पावर 1/2, यहाँ भी √3 है तो 3 की पावर 1/2। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने जो इसके बेस आधार बराबर थे, तो आधार जब बराबर होते हैं तो हम उनकी पावर को अलग करके लिख सकते हैं, तो हमने उनकी पावर को अलग अलग करके लिख लिया।
तो 5/2 प्लस 4 बराबर x प्लस 1/2। तो इसको हल करने के बाद हमें क्या मिला, हमें आंसर मिला 5। तो 5 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।